तारीख थी 11 सितंबर 2001। लोकेशन न्यूयॉर्क और आर्लिंगटन, अमेरिका। अलकायदा 4 एरोप्लेन्स हाईजैक करता है, जिनमें से 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में क्रैश किए जाते हैं। And you can see the 2 towers, a huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way. Understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. Boom! Oh man, what the fuck's going on? The World Trade Center, both towers gone. थर्ड प्लेन यूएस मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन और चौथे प्लेन का टारगेट था व्हाइट हाउस। लेकिन प्लेन पैसेंजर्स की आतंकवादियों के साथ हुए लड़ाई की वजह से उसे पेंसिल्वेनिया में ओपन फील्ड में क्रैश किया गया। इस अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छुपा हुआ था, जिसे तालिबान किसी भी हालत में अमेरिका को नहीं देते। फाइनली अमेरिका अफगानिस्तान पर अटैक करने का प्लान बनाता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच का 11,900 किलोमीटर का अंतर। 7 अक्टूबर 2001 अमेरिका के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस मसूरी से स्टील्थ B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स 40 घंटे नॉनस्टॉप फ्लाई करके अफगानिस्तान पर अटैक करने निकलते हैं, जो इस दुनिया के इतिहास का लॉन्गेस्ट कॉम्बैट बॉम्बिंग मिशन था। मसूरी से निकलने के बाद उन प्लेन्स को बीच में रिफ्यूलिंग के लिए रुकना था। फर्स्ट कैलिफोर्निया, देन हवाई, गुआम और लास्ट में इंडियन ओशन में मौजूद एक छोटा आइलैंड दियागो गार्सिया। यह पहली बार था जब एक छोटे 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाले आइलैंड पर दुनिया भर के देशों की नजरें पड़ी। दियागो गार्सिया उन B-2 बॉम्बर्स के लिए होम बेस था। वहां पे सभी प्लेन्स को रिफ्यूल करके रडार से बचते हुए अफगानिस्तान पर रात में अटैक किया गया और एक बार फिर से उसी बेस पर रिफ्यूल करके अफगानिस्तान पर दूसरा अटैक किया गया। अब दोस्तों, इस पूरे कहानी में सबसे बड़ा की पॉइंट है अमेरिकन मिलिट्री का स्ट्रेटेजिक लोकेशन दियागो गार्सिया। अगर ये आइलैंड अमेरिका के पास नहीं होता तो हाईटेक B-2 फाइटर प्लेन्स होने के बावजूद अमेरिका अफगानिस्तान पर कभी अटैक नहीं कर पाता। इस लॉन्च पैड की वजह से अमेरिका आधे दुनिया पर नजर रख सकता है। इंडियन ओशन में ऑलमोस्ट सेंटर में इस आइलैंड की लोकेशन है। यहाँ से रफली मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया और साउथ चाइना सी जैसे दुनिया के सेंसिटिव लोकेशंस ऑलमोस्ट सेम दूरी पर है, जिसकी वजह से अमेरिका को एक अपर हैंड मिलता है। जिस तरह से अफगानिस्तान अटैक में इस आइलैंड को होम बेस बनाया गया, उसी तरह से 1991 गल्फ वॉर और 2003 इराक वॉर में इसी मिलिट्री बेस का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए अमेरिकन आर्मी इस आइलैंड को अनसिंकेबल कैरियर या फिर द फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम कहती है। लेकिन दुनिया भर के कई देश इसे आइलैंड ऑफ शेम के नाम से जानते हैं। आज तो इस जगह पे अमेरिका का मिलिट्री बेस है, लेकिन कई सालों पहले यहाँ पे वो लोग थे जिनका ये टापू ही घर था। ये टापू ही उन लोगों का भविष्य था, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने सख्ती से उन लोगों को अपने घर से बेघर किया। जिस जगह पे चागोशियंस कभी बहुत खुशहाली से रहते थे, आज उस जगह पे बड़े बड़े अमेरिकन टैंक्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स देखने मिलेंगे। ये कहानी है एक छोटे जहां की, जिसे वहां के लोगों की मजबूरी से लिखा गया, जिसे आज दुनिया के सबसे बड़ी ताकतों ने अपने हाथ का हथियार बनाया। नमस्कार, मैं मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। तो यह है हमारा भारत और यहां से सीधा साउथ की तरफ 1,500 किलोमीटर अगर आप जाओगे तो आपको इंडियन ओशन में एक 58 आइलैंड का ग्रुप मिलेगा, जिसे चागोज आर्कीपेलागो के नाम से जाना जाता है। आर्कीपेलागो उस जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो पूरी तरह एटॉल्स, कोरल रीफ और लगून सिस्टम से बना हो। समुद्र में मौजूद किसी वोल्केनिक इरप्शन से बने पहाड़ को लगभग 300 मिलियन साल लगेंगे एक एटॉल को तैयार करने में। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फूटने के बाद वो लेयर बाय लेयर बढ़ता चला जाएगा और कुछ समय के बाद समुद्र के बाहर निकल जाएगा। वहां से लाखों सालों बाद समुद्र के छोटे जीव कोरल्स उस पर्वत पर अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देंगे। कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं, जो समय के साथ एक हार्ड लाइमस्टोन एक्सोस्केलेटन में बदलता है। निष्क्रिय ज्वालामुखी कुछ समय के बाद अपने आप समुद्र के अंदर धंसता चला जाता है, लेकिन कोरल्स पूरी तरह ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। ज्वालामुखी पूरी तरह डूब जाने के बाद ऊपर एक सर्कुलर कोरल स्ट्रक्चर बचता है, जिसे एटॉल कहा जाता है, और एटॉल के अंदर के तालाब को लगून कहा जाता है। अब दोस्तों, ये चागोज आर्कीपेलागो आइलैंड का ग्रुप इसी तरह के एटॉल स्ट्रक्चर से बना है, जिसमें एक छोटा आइलैंड है दियागो गार्सिया, जो आप मैप में इस जगह पे देख सकते हो। ये पूरे आइलैंड का ग्रुप नेचुरली मॉरिशस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है, लेकिन आज की तारीख में दियागो गार्सिया अमेरिकन मिलिट्री का एक बहुत बड़ा बेस बन चुका है। तो मॉरिशस का दियागो गार्सिया आज अमेरिका के पास कैसे है? तो दोस्तों, इसके पीछे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साल 1512 में एक पोर्चुगीज सेलर पेड्रो डी मैस्केरेनस ने पहली बार इस आइलैंड के ग्रुप को ढूंढ निकाला। साल 1600 से यह आइलैंड पोर्चुगीज और
फ्रेंच नेविगेशन चार्ट्स में दिखने लगा और साल 1715 में इसे पहली बार फ्रेंच लोगों ने कोकोनट प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल किया। कोकोनट और कोपरा प्लांटेशन के लिए स्पेशली अफ्रीका से गुलामों को यहाँ पे लाकर सेटल किया गया और ऐसे शुरुआत होती है डियागो गार्सिया पे चागोशियन कम्युनिटी की। यहाँ से लगभग 100 साल बाद 1814 की बात है, जब फ्रांस की तरफ से नेपोलियन बोनापार्ट 6 कोएलिशन आर्मी के साथ लड़ी जंग में बहुत बुरी तरह हारते हैं, जिसकी वजह से 30 मई 1814 को फ्रांस और यूके के बीच ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की जाती है, जिसमें सभी चागोस आइलैंड का कंट्रोल यूके की तरफ जाता है। दोस्तों, इसी दौरान साल 1850 से लेकर 1900 तक डियागो गार्सिया पे कई गांव बस चुके थे, जिसमें अफ्रीका, इंडिया और मेडागास्कर से भी वर्कर्स को यहाँ पे लाया गया, जिन्होंने अपनी खुद की क्रियोल लैंग्वेज, अपना यूनिक कल्चर और खुद का एग्रीकल्चर भी वहां पे शुरू कर दिया था। 1950 की बात है, जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। ऐसे में दुनिया भर के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी था और इस वक्त अमेरिका की नजर जाती है इंडियन ओशन के सेंटर में मौजूद एक छोटा आइलैंड डियागो गार्सिया, जहां से अमेरिका आधी दुनिया पर नजर रख सकता था और यह जगह सोवियत यूनियन के मिसाइल के भी दायरे से बाहर थी। जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था, ट्रीटी ऑफ पेरिस में मॉरिशस और चागोस आइलैंड ब्रिटेन के कंट्रोल में जाते हैं। अब 1965 की बात है, जब ब्रिटेन मॉरिशस को एक आजाद देश डिक्लेयर करता है और साथ में 3 मिलियन पाउंड की ग्रांट भी ऑफर करता है, लेकिन उसके बदले में वो डियागो गार्सिया आइलैंड को उनसे अलग करके उसे ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी डिक्लेयर करता है। उसके अगले ही साल 1966 में यूके उस आइलैंड को अमेरिका को 50 साल के लीज पर देता है, जहां पे अमेरिका मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने वाला था। अब अगर सिर्फ 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाले आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाना है तो जाहिर सी बात है उस आइलैंड पर कोई भी सिविलियन अमेरिका को नहीं चाहिए था। लेकिन उस वक्त 1966 में आइलैंड पर लगभग 2000 नेटिव चागोशियंस लोग मौजूद थे, जिनका पिछले 10 से 12 पीढ़ियों से वही आइलैंड घर था। अमेरिका और ब्रिटेन साथ मिलकर उन लोगों को आइलैंड से हटाने का प्लान बनाते हैं, जो 2 स्टेजेस में इंप्लीमेंट किया जाना था। नंबर 1, उस कम्युनिटी को सबसे पहले पेपर से मिटा दिया गया। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में उनका जिक्र टेम्पररी वर्कर्स के नाम से किया गया, ताकि दुनिया के सामने यह तर्क रखा जा सके कि हम यहाँ से लोगों को नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ही हटा रहे हैं। और दूसरा सबसे निर्दयी तरीका, हर पॉसिबल तरीके से उन पर प्रेशर डाल के उन्हें स्टेजेस में उस आइलैंड से परमानेंटली बाहर फेंका गया। डियागो गार्सिया जैसे छोटे आइलैंड के लोगों को अक्सर सामान्य चीजों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जैसे कि खाना या फिर दवाइयां। ये सभी चीजें उनके पास कार्गो शिप से आती थी और उन्हीं शिप का नंबर धीरे धीरे कम किया गया, ताकि वहां पर लोग खाना और दवाइयों के लिए भी तड़पते रहे। वहां के कई लोगों के इंटरव्यू में ये भी पता चला कि जो लोग फैमिली विजिट या फिर दवाइयों के लिए टापू छोड़कर जाते थे, उन्हें वापस ही नहीं आने दिया जाता था। 1971 की बात है, जब अमेरिका उस आइलैंड को मिलिट्री बेस के लिए तैयार कर रहा था। एक दिन अचानक अमेरिकन और ब्रिटिश आर्मी पूरे आइलैंड के सभी लोगों के घर में घुस के उनके पालतू जानवर पकड़ के लाते हैं और उन्हें गैस चेंबर में डाल के मार दिया जाता है। उन सैनिकों का इस पूरे एक्सरसाइज के पीछे मेन उद्देश्य था वहां के लोगों के जज्बे को तोड़ना, ताकि वो आइलैंड छोड़ के चले जाए। 1971 से लेकर 1973 तक उन गरीब लोगों पर बहुत जुल्म ढाए गए। ओवरक्राउडेड कार्गो शिप्स में लोगों को जानवरों की तरह भर के उन्हें मॉरिशस और सेशल्स आइलैंड पर उतार दिया गया, जहां पर ना तो उनके पास कोई घर था और ना ही पैसा। So this whole story has been shaped by secrecy, a lack of transparency, and indeed lies. A series of fictions about the Chagosians and about really every stage of the process. 26 मई 1973 इस दिन चागोशियंस को लेके आखिरी कार्गो शिप डियागो गार्सिया से रवाना किया गया। अब दोस्तों, पूरे आइलैंड पर एक भी चागोशियन कम्युनिटी का इंसान नहीं बचा था। एक तरफ चागोशियंस दूसरे देशों में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी में सेकंड क्लास सिटीजन की जिंदगी जी रहे थे, और दूसरी तरफ अमेरिकन मिलिट्री दुनिया के सबसे पावरफुल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अपना खुद का मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर रहा था। अब क्या चागोशियंस लोगों की यही किस्मत है? उन्हें इसी तरह गरीबी में अपना जीवन गुजारना होगा, या फिर कहानी अभी अक्टूबर 2024 में एक नया मोड़ लेगी? दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग कहानी को जानने से पहले डियागो गार्सिया आइलैंड पर आज अमेरिकन मिलिट्री कितनी डेवलपमेंट कर चुका है, इसको ब्रीफ में जानते हैं। यह आइलैंड एक पूरा 63 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रिप है, जिसमें 21 बाय 10 किलोमीटर का लगून है, जिसके अंदर आप सिर्फ नॉर्थ साइड से एंटर हो सकते हो। यानी ये नेवी शिप्स के लिए एक परफेक्ट बेस है। इस आइलैंड को हम ब्रॉडली 3 पार्ट में विभाजित कर सकते हैं: एंकर एरिया, कैंप थंडर को और डाउनटाउन डियागो गार्सिया।
इस आइलैंड के एंकर एरिया में 20 से ज्यादा एंकर पॉइंट्स हैं जहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर बड़ी कार्गो शिप्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स तक एंकर किए जा सकते हैं। इस आइलैंड का दूसरा हिस्सा है कैंप थंडर कोव। यहाँ पे अमेरिका का बहुत ही क्रूशियल नेवी और एयर सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है जिसमें सोफिस्टिकेटेड रडार, स्पेस ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशंस दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पे 3,700 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनी हुई है और एरोप्लेन्स के लिए पार्किंग स्पेस भी बनाया गया है। अफगानिस्तान अटैक के वक्त B-2 बॉम्बर्स ने इन्हीं रनवे से उड़ान भरी थी। इस आइलैंड का तीसरा हिस्सा है डाउनटाउन डियागो गार्सिया जहां पे सभी मिलिट्री सर्विस मेंबर्स रहते हैं। आज की तारीख में इस आइलैंड पे 1700 यूएस मिलिट्री पर्सनल तैनात है। 1966 से लेकर 2025 तक यूएस ने इस पूरे 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाले आइलैंड पे लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है ताकि वो इंडियन ओशन में होने वाली हर एक्टिविटी पर नजर रख सके। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के लिए इंडियन ओशन क्यों जरूरी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इंडियन ओशन इस दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ओशन है जो पूरे अर्थ का 20% एरिया कवर करता है। कंपैरिजन के लिए हमारा भारत पृथ्वी के टोटल सरफेस एरिया का सिर्फ 0.64% कवर करता है। यानी आप इमेजिन कर सकते हो इंडियन ओशन कितना बड़ा है। ईस्ट अफ्रीका से लेकर साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक टोटल 36 देशों को ये डायरेक्टली कनेक्ट है जिसे ग्लोबल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड एनर्जी कहा जाता है क्योंकि ये ओशन दुनिया की बहुत बड़ी सप्लाई चेन कंट्रोल करता है। दुनिया का 80% सीबोर्न ऑयल ट्रेड और 40% ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन इसी महासागर से होता है। इंडियन ओशन में 3 ऐसे क्रिटिकल चोक पॉइंट्स हैं जो पूरे ग्लोबल ऑयल ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां से हर दिन 20 से 21 मिलियन बैरल यानी दुनिया का 1/5 पेट्रोलियम पास होता है। सेकंड, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जहां से चाइना का 60% ट्रेड पास होता है। और थर्ड, बाब अल मैंडेब जिसे लाल समुद्र का एंट्रेंस कहा जाता है जहां से हर दिन 6.2 मिलियन बैरल पास होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ चाइना, जापान, साउथ कोरिया और पूरे एशियन देशों का ट्रेड रूट इंडियन ओशन से ही होकर गुजरता है और लगभग 25% ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक केबल इंडियन ओशन से ही पास होते हैं। इसके अलावा फिशरीज, फूड सिक्योरिटी और मिनरल रिसोर्सेस इंडियन ओशन में पाए जाते हैं जिसमें पॉलीमेटेलिक नूडल से लेकर रेयर अर्थ डिपॉजिट तक बहुत बड़ी मात्रा में डिपॉजिट्स सी बेड पर मौजूद है। यानी सिर्फ एक लाइन में अगर कहा जाए तो जो भी देश इस महासागर पर डोमिनेट करेगा वो एशिया, अफ्रीका और ग्लोबल ट्रेड का भविष्य कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इस महासागर पर दुनिया के कई देशों ने अपने स्टेक्स लगाए हैं जिसमें यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश अपने मिलिट्री बेस, नेवल स्ट्रेटेजी, चोक पॉइंट्स और इकोनॉमिक टैक्टिक्स जैसे कई तरह के दावपेच लगा के इस महासागर पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। आज अमेरिका इस महासागर में 2 मिलिट्री बेस ऑपरेट करता है, एक डियागो गार्सिया और दूसरा जिबूती। इसी तरह चाइना के 3 पोर्ट्स है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनतोटा और म्यांमार में क्योंगप्यू। दोस्तों, इंडियन ओशन में मौजूद इस पूरे जियोपॉलिटिक्स में भारत किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरह से इंडिया इंडियन ओशन रीजन का एक डिफेंडर बना खड़ा है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडियन ओशन में हमारा लोकेशन और हमारी 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन जो हमें अरबी समुद्र, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करती है। इंडिया चाइना के स्टिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी को टैकल करने के लिए इंडियन ओशन में खुद की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है। इस स्ट्रेटेजी के अंडर भारत इंडियन ओशन रीजन में 5 पोर्ट्स डेवलप करने वाला है। चाबार पोर्ट इन ईरान, डाकुम पोर्ट इन ओमान, सबंग पोर्ट इन इंडोनेशिया, चांगी नेवल बेस इन सिंगापुर एंड अजम्पशन आइलैंड इन सेशल्स। इन सभी पोर्ट्स पर इंडिया अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। भारत इस दुनिया की 4th लार्जेस्ट नेवी है जिसमें मेजर असेट्स की अगर बात की जाए तो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर, 13 फ्रिगेट्स, 20 कॉर्वेट्स और 19 सबमरीन्स इंडियन ओशन में तैनात है। दोस्तों, हमने लगभग 21 देशों के साथ मिलकर गुरुग्राम में इंडियन ओशन रीजन को प्रॉपर मॉनिटर करने के लिए एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाया है जो डेली 20,000 से ज्यादा शिप्स को रियल टाइम मॉनिटर करता है। अमेरिकन और चाइनीज नेवी मूवमेंट, पायरेट्स, सबमरीन्स और इलीगल फिशिंग को रियल टाइम मॉनिटर किया जा सकता है। इस तरह के सभी टूल्स के साथ भारत का इंडियन ओशन में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दुनिया के सामने आता है। अब दोस्तों, ये तो ही भारत की बात, लेकिन अपनी ओरिजिनल कहानी पर वापस आते हैं। आज की तारीख में डियागो गार्सिया के चागोशियंस लोगों का क्या हाल है? It's more purely like slavery. The way of approaching people, force people to leave their country. 1997 की बात है। ओलिवर बैंकोल्ट चागोज रिफ्यूजी ग्रुप की स्थापना करते हैं। इस ग्रुप की 3 मांगे हैं। नंबर 1, राइट टू रिटर्न ऑन डियागो गार्सिया, सेकंड, प्रॉपर कंपेंसेशन और थर्ड, रिकॉग्निशन एज एन इंडिजिनस पॉपुलेशन। साल 2000 की बात है जब ये पूरा केस ब्रिटिश हाईकोर्ट में चल रहा था। दोस्तों, उस वक्त हाईकोर्ट पूरी तरह चागोशियन लोगों के सपोर्ट में था। हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा आइलैंड चागोशियन लोगों का ही है जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही इरेशनल और अनलॉफुली बाहर निकाला है। हाईकोर्ट का ऑर्डर
ऑर्डर आने के बाद पूरे चागोशियन कम्युनिटी में खुशी का माहौल था। रिजल्ट के दिन की विक्ट्री सेलिब्रेशन क्लिप आप मेरे सामने देख सकते हो। The leader of the Chagos refugees group, a group his mother and other Chagosian women created to advocate for the rights of the Chagosian people. The British government presents themselves as champion of human rights. Since 1997, the group has sued the British government multiple times for denying Chagosians their fundamental rights. This included a win in 2000 when the British High Court ruled the expulsion of the Chagos Islanders was illegal. उस वक्त चागोशियन कम्युनिटी के लीडर ओलिवर बैंकोट ने लंदन कोर्ट के आगे विक्ट्री साइन दिखा के इट इज स्पेशल डे फॉर अस एंड विल गो होम एज सून एज वी कैन ये तक कहा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट काउंसिल को रॉयल प्रेरोगेटिव के अंडर ये पावर मिलती है कि वो कभी भी किसी भी पार्लियामेंट और कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास कर सकता है। इसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन 2004 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे बेस कंसिडर करके हाईकोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करता है और चागोशियंस को उस आइलैंड पर आने से रोकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से पावरफुल देश गरीब लोगों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 2004 से लेकर आज तक चागोशियंस के अपने घर के लिए ये जंग जारी है। अभी 2019 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी यूके को किसी भी कंडीशन के बगैर आइलैंड खाली करने का एक एडवाइजरी ओपिनियन अनाउंस करता है, लेकिन ब्रिटेन उनकी भी नहीं सुनता। अभी 2020 में सीआरजी ब्रिटिश कोर्ट में फिर से यूके गवर्नमेंट के खिलाफ अपील करता है, जिस केस में अभी मार्च 2022 को चागोशियंस ब्रिटेन के नेशनलिटी एंड बॉर्डर एक्ट 2022 के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिसीजन लिया गया। इसी वक्त अभी फरवरी 2022 में 5 चागोशियंस बिना ब्रिटिश मिलिट्री के डियागो गार्सिया पर उतरते हैं, जिनकी रियल फोटो आप मेरे साइड में देख सकते हो। अभी मई 2025 में यूके और मॉरिशस के बीच हुए ट्रीटी में चागोस आइलैंड का कंट्रोल मॉरिशस को वापस दिया गया। उस समझौते की रियल कॉपी आप मेरे साइड में देख सकते हो। लेकिन उस ट्रीटी में भी यूके बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डियागो गार्सिया का कंट्रोल अगले 99 सालों के लिए अपने ही पास रखता है, जो इस ड्यूरेशन के बाद हर आने वाले 40 सालों में एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी लिटरली डियागो गार्सिया आइलैंड पर चागोशियंस का वापस लौटना इम्पॉसिबल है। इस कहानी से हमें यह पता चला कि कैसे अमेरिका और यूके जैसे सुपर पावर देशों ने मिलकर चागोशियंस के एक छोटे कम्युनिटी के लोगों की आवाज को पूरी तरह दबा दिया। डियागो गार्सिया इनके लिए सिर्फ एक मिलिट्री असेट है, लेकिन वो आइलैंड चागोशियंस के लिए उनका कल्चर, उनकी पहचान और उनका पूरा जीवन था। ये इस दुनिया की ऐसी कहानी है जहां शक्तिशाली देशों के इंटरेस्ट के तले शक्तिहीन लोगों के अधिकार तक चूर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।